सेशन में हमने आपको एलसीएम का एक फंक्शन लिखने के लिए दिया था और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि वो आप प्रोग्राम हमें दिखाइएगा। तो अभी तक तो हमारे पास वो प्रोग्राम नहीं पहुंचा है, तो हम आपको वो चीज़ बना करके दिखा दे रहे हैं और आई होप आप लोगों ने एचसीएफ वाला प्रोग्राम ट्राई करके देखा होगा। मैनुअली भी अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट करके देखा होगा तो भी आपको वो लॉजिक आपने अगर सही ढंग से अप्लाई किया होगा जैसे हमने बताया है तो आपको डिजायर्ड आउटपुट आपका मिल गया होगा। चलिए, तो हम आपको पहले एलसीएम निकालना बता रहे हैं और उसके बाद आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के कुछ और एग्जांपल्स दिखाएंगे और इसके साथ ही आज फंक्शन का ये कॉलिंग हमारी खत्म हो जाएगी और फिर फंक्शन में सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रह जाता है, दैट इज रिकर्शन। तो वो रिकर्शन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने आपको एचसीएफ निकालना बताया था और अगर एक बार आपको एचसीएफ निकालना आ गया तो फिर एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि जितने लोगों को ध्यान होगा, जितने लोगों ने कभी निकाला होगा, तो उन्हें पता है कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ होता है। यदि आपने 4 और 12, जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल में यही दो वैल्यूज दी थी, 12 और 4, अगर इनका एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ 4 आया होगा। और अगर आपको एलसीएम के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करें कि प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, तो प्रोडक्ट होता है 12 और 4 का 48, और 48 अपॉन अगर आप करें क्या नाम है आपका एचसीएफ जो कि 4 निकला होगा, तो 48 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 और 4 का एलसीएम हो जाता है। तो यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है अपने प्रोग्राम में। लास्ट क्लास में हमने आपको एचसीएफ निकाल के बताया था, उसी प्रोग्राम को हम यहाँ पर देख रहे हैं। वही प्रोग्राम हम अपना ओपन कर ले रहे हैं यहाँ पे और इसी प्रोग्राम को हम सेव कर ले रहे हैं एलसीएम के नाम। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमारा है जिसमें ऑलरेडी हम एचसीएफ निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है एलसीएम। तो हम फंक्शन का नाम भी एलसीएम कर ले रहे हैं, बाकी यहाँ पर एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा। तो एचसीएफ के लिए एक वेरिएबल ले लिया है और एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम के लिए भी एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, 0 से उसको इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पर हमने कहा था एचसीएफ इज इक्वल टू आई। ये तो इतनी चीजें तो हमारी ऑलरेडी हो ही चुकी हैं। अब लूप से बाहर निकल करके हम कहेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है हमारा प्रो नाम के वेरिएबल में, प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, इतना हमें करना है। और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है एलसीएम, तो वही हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं एलसीएम। चाहे तो दोनों चीजें करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने आपसे यही कहा था कि एक एलसीएम नाम का फंक्शन बनाइए जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल लीजिए। तो देखिए, दो इंटीजर वेरिएबल लिए गए और कहा गया था उस फंक्शन के द्वारा दो मांगी हुई वैल्यूज पे, दो मांगे हुए इंटीजर्स पे एलसीएम कैलकुलेट करके दिखाइए। तो ये हमने अपना डेफिनेशन जो फंक्शन का लिखा उसमें पूरा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। और बस नीचे अब हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ हमें फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो फंक्शन का नाम दिया है बस वो चेंज करना है, क्योंकि इस बार फंक्शन का नाम जीसीडी की जगह एलसीएम है। और बस पूरा प्रोग्राम वही है, सेव करेंगे इसको और हम रन कराएंगे। तो रन कराएंगे, अब एलसीएम निकलना है, वैल्यूज हम वही दे रहे हैं 12 और 4। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एलसीएम 12 आना चाहिए, हमें पता भी है। तो देखिए, ये एलसीएम 12 आ गया। जबकि यही प्रोग्राम दूसरे फंक्शन के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, एचसीएफ वाला कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर क्या मिलता है, तब आपको मिलता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जिसे कहते हैं, और तब आपको 4 मिलता है। तो ये तो खैर हो गई एलसीएम और एचसीएफ की बात। अब ये सब प्रोग्राम हम बंद कर रहे हैं और हमने आपको लास्ट क्लास में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का अंतर बताया था। हमने फंक्शन एक आपको स्वैप बना करके दिखाया था जिसमें आपको कॉलिंग करके दिखाई थी कि बाय वैल्यू अगर आप कॉल करते हैं और बाय रेफरेंस आप कॉल करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सभी को अच्छे से ये पता चल गया होगा। बहुत सिंपल से शब्दों में कहते हैं कि बाय वैल्यू जब हम किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं या किसी भी फंक्शन को जब हम बाय वैल्यू कॉल करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स अनअफेक्टेड रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फंक्शन को कॉल करने से पहले एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की जो वैल्यू होती है फंक्शन की कॉलिंग के बाद भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू जो ही रहती है वो नॉन मॉडिफाइड होती है, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जबकि जब आप किसी भी फंक्शन को बाय रेफरेंस कॉल करते हैं तो आप उसकी वैल्यू को कॉपी नहीं करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू कॉपी नहीं होती है, बल्कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का मेमोरी एड्रेस जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, और जिसकी वजह से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में किया हुआ कोई भी अपडेशन फंक्शन की कॉलिंग के बाद एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। किसी भी तरीके की वैल्यू में मॉडिफिकेशन होगा
तो फंक्शन के कॉल के बाद वही मॉडिफाइड वैल्यू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट होगी। इस चीज को एक और एग्जाम्पल से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक और नया प्रोग्राम हम यहाँ बना रहे हैं और इस बार हम क्या करेंगे कि हम इंक्रीमेंट करेंगे। एक वैल्यू लेंगे, एक इंटीजर लेंगे और उसमें हम कुछ इंक्रीमेंट करके आपको दिखाएंगे। इंक्रीमेंट मतलब कुछ भी उसमें हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम दोनों तरह से अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। बाय वैल्यू भी कॉल करके दिखाएंगे और बाय रेफरेंस भी कॉल करके दिखाएंगे। पहले तो हमने अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख लिए और थोड़ी सी जगह छोड़ दी हमने, क्योंकि अभी शुरू में जैसे हमें नहीं पता होता कि हम फंक्शन में क्या काम करने जा रहे हैं। लेकिन अब इतना जरूर पता है कि अगर फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट नहीं देना तो फंक्शन ऊपर ही लिखना है, मेन फंक्शन नीचे आएगा। तो चाहे तो थोड़ी सी जगह छोड़े या पहले आप मेन फंक्शन ही लिख दें, वो कोई अलग बहुत इशू नहीं है। आप यहाँ पर मेन फंक्शन लिख दें। अब आपको पता है कि मेन फंक्शन में हमारा क्या होना है, हमें एक इंटीजर मांगना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया void main और एक इंटीजर मांगना है, तो इंटीजर हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर इस इंटीजर के लिए वैल्यू मांग लेंगे। तो हमने कह दिया printf enter a number। ऐसा करने पर ही हमें कोई नंबर यूजर दे देगा जिसको हम स्टोर करेंगे scanf फंक्शन के थ्रू। स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ n। ये वैल्यू n में जो भी आई होगी xyz वो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। हम इंक्रीमेंट करने का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो सपोज हमने फंक्शन का नाम रख दिया int। int तो रख ही नहीं सकते क्योंकि int जो है वो आपका एक कीवर्ड है। inc लिख दिया है। वैसे हमने शॉर्ट में हम इसे पूरा भी लिख सकते थे इंक्रीमेंट, या हम लिख सकते थे इंक्रीज। मतलब आपकी जो भी मर्जी हो, फंक्शन का नाम आप वो लिख सकते हैं। अब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम ये आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं। हम केवल देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं n। तो इसका मतलब पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि n एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है जिसकी वैल्यू जाएगी, या तो इसकी वैल्यू कॉपी होकर के जाएगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, या इसका मेमोरी एड्रेस जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इसे भेज रहे हैं बाय वैल्यू, खाली हम देखिए n लिख रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे एंड n लिखा होता तो ये एड्रेस जाता, लेकिन केवल n लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो n है उसका वैल्यू कॉपी होगा। और हम मांगते ही, जैसे हमने वैल्यू मांगी सबसे पहले तो हमने प्रिंट ही करा दिया। हमने कहा ओरिजिनल वैल्यू, यानी ओरिजिनल का मतलब जैसी वैल्यू आई थी वैसी ही प्रिंट कर दीजिए। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर हम ऐसे लिख भी सकते हैं। चलिए ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया हमने %d और इसे हम क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, n की। यानी अगर कोई n में देता है मान लीजिए 55, तो यहाँ 55 प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई n में देता है 550 तो वो प्रिंट होगा। मतलब जो वैल्यू दी जाएगी वही वैल्यू यहाँ पर n की प्रिंट हो जाएगी। प्रिंटिंग के तुरंत बाद हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया और फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने प्रिंटफ एक बार फिर लिखा और न्यू लाइन में लिख दिया आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यू इज, यानी अब वैल्यू क्या हो चुकी है, तो प्रिंट हम अभी भी n की वैल्यू करा रहे हैं। तो हमारा मानना तो ये है कि अगर फंक्शन को कॉल करते समय हमारे n की वैल्यू बढ़ी है या घटी है तो उसका प्रभाव फंक्शन की कॉलिंग के बाद लिखे हुए स्टेटमेंट पे पड़ना चाहिए। जैसे अगर n में मान लीजिए हमने 55 दिया था और कोई फंक्शन लिखा जिसमें हमने n की वैल्यू को 10 से ऐड किया, तो n की वैल्यू हो जानी चाहिए 65। तो जब फंक्शन हम कॉल कर चुके हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन कॉलिंग के बाद की है, तो अब इसका मतलब तो ये है कि अगर n की वैल्यू 65 हो चुकी है तो यहाँ भी 65 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं बाय वैल्यू, इसका मतलब ये है कि n की एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी जाकर के सेव हो जाएगी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में और उस पर काम होगा, जिसकी वजह से उस फंक्शन में किया हुआ कोई भी चेंज यहाँ पर आपके अपडेट वैल्यूज को अपडेट नहीं करेगा। अब देखिए हम यहाँ पर अपना फंक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे तो फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड ही है। अब फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज, वही नाम हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम देंगे कितनी आर्ग्यूमेंट और किस टाइप की है, मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट देंगे। तो हमारी एक ही आर्ग्यूमेंट है, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का नाम ले लिया a। अब टाइप बस सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अगर n यहाँ पर इंटीजर है तो यहाँ भी a का टाइप int होना चाहिए। आप यहाँ भी n लिख सकते थे और यहाँ भी n लिख सकते थे। ये जो n लिखा हुआ है ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, ये जो a लिखा हुआ है ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है।
एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नाम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अलग अलग ही रखे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके नाम सिमिलर नहीं हो सकते। ये एन यहाँ भी लिखा है, ये एन यहाँ भी हो सकता था। अगर दोनों जगह भी एन लिखा है तो भी हमारा कंपाइलर इस एन को और इस एन को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। इस एन का इस वाले एन से कोई लेना देना नहीं है। एक फंक्शन की बॉडी में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको अगर किसी दूसरे फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो इन वेरिएबल्स का वहां पर कोई मैच नहीं होता है। चलिए, ये तो हमने मान लिया। अब हमें कुछ करना नहीं है। हमने कहा जो भी वैल्यू ए में आई है उसमें क्या करिए, आप बस 10 ऐड कर दीजिए। हमने a इज इक्वल टू ए प्लस 10 कर दिया और कुछ भी नहीं किया, यानी एन में जो ए में जो भी वैल्यू आई होगी उसमें ए 10 ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। हमने कहा फंक्शन में वैल्यू क्या है, तो फंक्शन इन फंक्शन लिख दिया वैल्यू इज, और किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यहाँ तो फंक्शन में ए में आई है वैल्यू एन की, तो ए प्रिंट कराएंगे। और इसके बाद क्या कह देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न विटर्न नहीं करना है तो सीधे हम अपने फंक्शन को क्लोज कर देंगे। और अब हम इस फंक्शन को अपना प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। यहाँ पर हम आए और यहाँ कह दिया हमने INC1, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया, सेव करा। अब हम इसे रन कराएंगे। हमने प्रोग्राम को मैम रन वाइट करा। बेन में मैम गलत है। अच्छा जी, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है हम इसको, मैम क्लियर स्क्रीन। यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। जो हमने गलती की है उसको हम अपडेट कर रहे हैं और अब हम फिर से अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और रन करा रहे हैं। एंटर अ नंबर्स लिख गया, एंटर अ नंबर। अब कोई भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं। तो हमने फिलहाल 5 ऐड किया है और हम पहले ही अपना पूरा प्रोग्राम का प्लॉट अपने मन में सोच ले रहे हैं कि हमने 5 ऐड किया है, तो पहले तो 5 की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए ओरिजिनल वैल्यू में। उसके बाद फंक्शन कॉल होगा और 5 में 10 ऐड होगा, यानी कि अब हमारी वैल्यू जो 5 थी वो 15 हो जानी चाहिए। लेकिन फंक्शन कॉलिंग के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट और दिया है तो 15 ही प्रिंट होना चाहिए। लेकिन सॉरी, प्रिंट क्या हो रहा है, पहले ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हुई, यानी जो मेन फंक्शन ने सबसे पहले प्रिंट करा दिया था। फिर इन फंक्शन जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर इंक्रीमेंट हुआ तो वो 15 प्रिंट हो गया। लेकिन कॉलिंग के बाद भी आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वही थी जो कॉलिंग से पहले थी। कॉलिंग से पहले भी ओरिजिनल वैल्यू 5 थी और कॉलिंग के बाद भी ओरिजिनल वैल्यू जो रही एन की वो 5 ही रही। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे बाई वैल्यू कॉल हो रहे हैं, जिसकी वजह से एन की कॉपी जाती है ए में, ए के थ्रू सारा काम होता है। लेकिन वापस जब हम यहाँ आते हैं तो एन की वैल्यू अप्रभावित रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। दिस इज नोन एज कॉल बाई वैल्यू। बट अगर यही चीज हम कॉल बाई रेफरेंस करें तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इस प्रोग्राम को पूरे को हम डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं, डिसेबल कर दे रहे हैं और इसी में हम अपना फंक्शन फिर से बना रहे हैं। अब हम पहले अपना फंक्शन बना ले रहे हैं, वही नाम रख रहे हैं, वॉइड इंक्रीज रखा। लेकिन अब की बार हम जो भी वैल्यू बुला रहे हैं, क्योंकि हम मेमोरी एड्रेस को लाएंगे, इसलिए यहाँ पर अब हम ए की जगह पर क्या लिख देंगे, स्टार ए। बस अब क्या है, स्टार ए इज इक्वल टू स्टार ए प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया। और प्रिंट करा देंगे इन फंक्शन वैल्यू इज परसेंट, इसकी वैल्यू प्रिंट करिए, स्टार ए की वैल्यू प्रिंट कीजिए और ये फंक्शन यहीं पर बंद कर दीजिए। ये तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर और मेन फंक्शन में हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल, हमने वहाँ एन लिया है वही हम यहाँ भी लिए ले रहे हैं। उसके बाद हमने वैल्यू मांग ली, एंटर अ नंबर। उसके बाद उस नंबर को हम स्कैन कर रहे हैं, कोई अलग से चीज नहीं है। देखिए सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बस कॉलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है और डेफिनेशन के टाइम पर आर्ग्यूमेंट लेते समय ध्यान रखना है। यहाँ कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही पूरा पूरा प्रोग्राम है, वैसा का वैसा ही। हमने एक्सेप्ट कर ली। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन जब कॉल करेंगे तो फंक्शन का नाम हमारा इंक्रीज और जो आर्ग्यूमेंट है वो एन है। लेकिन अब हम क्योंकि उसका एड्रेस भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पर अब हम
उसका मेमोरी लोकेशन भेज रहे हैं। अब पहले हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं ओरिजिनल वैल्यूज की, जैसे हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था। ओरिजिनल वैल्यू और एन की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दी। इसके बाद में अब हम यहाँ कह रहे हैं अपना फंक्शन कॉल किया और उसके बाद फिर से एक लाइन दे दी हमने, आफ्टर फंक्शन वैल्यू अब हम फिर यहाँ पर एन को प्रिंट करेंगे और अपने मेन फंक्शन को बंद करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे। फिर से हम देखिए एन की वैल्यू वही दे रहे हैं 5 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार तो ये हुआ था कि 5 ही प्रिंट हुआ था फंक्शन कॉलिंग के बाद, लेकिन इस बार फिर हमने इंक्रीमेंट किया और 10 वैल्यू इंक्रीज की है तो 15 प्रिंट होना चाहिए। और क्योंकि इस बार हम मेमोरी एड्रेस भेज रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर और ये देखिए, तो पहले हमने वैल्यू भेजी 5, ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हुई, मेन फंक्शन में ही पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। फिर उसके बाद हमने फंक्शन कॉल लिखा था, फंक्शन कॉल किया था, तो जिसकी वजह से एन की वैल्यू जो कि 5 थी वो वहां पास नहीं हुई हमारे फंक्शन डेफिनेशन में, बल्कि एन का मेमोरी लोकेशन पास हो गया। और वो मेमोरी लोकेशन जाकर के उसको कौन पॉइंट करने लगा, जो हमने अपने फंक्शन डेफिनेशन में स्टार ए करके एक पॉइंटर बना दिया था। आईएनटी स्टार है फंक्शन डेफिनेशन में जब हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिखा। अब स्टार एक पॉइंटर है जो कि एन की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। लोकेशन को पॉइंट करने की वजह से डायरेक्टली वो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है और उस पर डायरेक्टली सारे टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमने पूरा का पूरा पॉइंटर में ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, वैल्यू इंक्रीज की और फंक्शन में ही प्रिंट करा दी
उसकी वैल्यू। तो देखिए एक लाइन प्रिंट हुई है, इन फंक्शन वैल्यू इज, तो ये फंक्शन कॉलिंग के फंक्शन डेफिनेशन के अंदर की स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई और आफ्टर इंक्रीमेंट ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन फिर कॉलिंग के बाद फिर कंट्रोल कहाँ वापस आ गया, मेन फंक्शन में, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो फिर हमारी एक लाइन प्रिंट हुई है आफ्टर फंक्शन कॉल, और अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है देखिए वो 15 ही है, यानी वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है। तो ये फर्क होता है कॉल बाय रेफरेंस का और कॉल बाय वैल्यू का। ये सिर्फ हम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर अलग अलग लिखते हैं। वैसे अगर हम चाहें, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिखना भी चाहते थे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, इसको आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अलग अलग ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इस, यहाँ पे इसको ए प्रिंट करा दे रहे हैं, फिर यहाँ पर भी हम इसको एड्रेस ऑफ ए भेज दे रहे हैं, और यहाँ भी हम ए की वैल्यू ही प्रिंट कर दे रहे हैं। यहाँ पर इस मेन फंक्शन के अंदर जो ए है, जो एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की तरह काम कर रहा है, वो इस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल अलग है। इस वाले ए से और उस ए का कोई अलग मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये पॉइंटर नहीं भी होता तो भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। दो अलग अलग फंक्शंस में लिखे गए वेरिएबल्स डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेव कर रही हूँ, देखिए अब ए की ही वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। इसको सेव किया हमने और अब हम रन करा रहे हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर ए को ही डिक्लेयर भी कर देंगे एन की जगह पर और रन कराएंगे। देखिए ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज 5, फिर इन फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज 15 और आफ्टर फंक्शन कॉल वैल्यू ऑफ ए इज 15। तो इस तरह से आप कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का अंतर मतलब समझें। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आता भी है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो जो जो डिफरेंसेस हमने आपको लास्ट क्लास में बताए वही आप लिख दें, मोर देन एनफ है। और उसके बाद जैसे हमने स्वैप का फंक्शन बताया था या ये इंक्रीज का फंक्शन बताया है, ये पूरा का पूरा कोड अगर आप अपने प्रोग्राम में लिख आते हैं तो आपको सफिशिएंट मार्क्स भी मिल जाएंगे और एग्जामिनर को भी ये चीज पता चल जाएगी कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, या एक शॉर्ट नोट ऐसे लिख के आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पास बाय वैल्यू, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पास बाय रेफरेंस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तब भी आपको ये एग्जांपल से बताना ही होगा, तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। फंक्शन बेसिकली सारी चीजें हमारी जो लाइब्रेरी सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड है वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ फंक्शन में हमें आपको बताना है एक तो रिकर्शन, और उसके अलावा बताना है हमको आपको लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि अभी हमने कुछ ही लाइब्रेरी फंक्शन किए हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस किए थे, लेकिन अभी हम लाइब्रेरी फंक्शन और भी बहुत सी कैटेगरी के करने वाले हैं। तो या तो कल हम आपकी लाइब्रेरी फंक्शन की क्लास ले लेंगे, शायद 2 दिन उसमें या 3 दिन लग सकते हैं क्योंकि काफी सारे फंक्शंस हैं, और उसके बाद हम आपको रिकर्शन बता देंगे। इस चैप्टर की सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या होता है से लेकर के कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह से लिखे जा सकते हैं, कितनी तरह से आर्ग्यूमेंट्स को पास किया जा सकता है, या कितनी तरह से फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं, फिर रिकर्शन क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में हम आपको पढ़ाएंगे। रिकर्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी आता है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड 4-5 लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम लिखिए, 5 फंक्शंस के नाम लिखिए और उनके काम बताइए, या कुछ फंक्शंस के ही नाम लिख के दे दिए जाते हैं कि इन फंक्शंस का सिंटैक्स लिख के बताइए या एग्जाम्पल से बताइए कि ये फंक्शन क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस तरह से पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर इतना जितना हमने आपको पढ़ाया ये आप समझ लीजिएगा। कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर आगे की क्लास में हम लाइब्रेरी फंक्शन से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसको हम यहीं पर फिलहाल बंद कर दे रहे हैं।